दो नंबर के क्वेश्चन कर रहे थे, तो ये वाला चैप्टर में से अतिरिक्त क्वेश्चन देख रहे हैं। चैप्टर के कल देख चुके थे। संसाधन से क्या अभिप्राय है? पर्यावरण, हमारे आसपास या फिर हमारे वातावरण में उपस्थित सभी चीजें जो कि हमारी हम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जल एक संसाधन है, लोहा एक संसाधन है, कोयला एक संसाधन है, पेट्रोलियम एक संसाधन है, खनिज एक संसाधन है, ढेर पेड़ पेड़ पौधे संसाधन है, मिट्टी संसाधन है। ये सभी चैप्टर में मिट्टी के बारे में बात आती है तो मिट्टी तो भूलना नहीं, पानी के बारे में बात आती है, वन के बारे में बात आती है, ये तो भूलना ही मत, है ना। राजस्थान में किन ऊर्जा संसाधनों का बहुतायत है? पवन और सौर ऊर्जा। जाहिर सी बात है। भारत में अनेक प्रकार की मृदाएं होने का क्या कारण है? भारत में अनेक प्रकार की उच्चावच भू आकृतियां जलवायु के कारण अनेक मृदाएं मृदाएं विकसित हुई हैं। उच्चावच मतलब कि ऊंची नीची जमीन, भू आकृतियां मतलब कि जमीन की आकृतियां अलग अलग होने की, और जलवायु, यहाँ का जो हमारी जलवायु है वो जो है वो अनोखी है। यहाँ ठंड भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है और बारिश भी अच्छी होती है। तो उस जलवायु के कारण से जो है, अच्छा वही जलवायु कारण भी हमारे यहाँ जो है जनसंख्या वृद्धि का भी, उसी एटमॉस्फेयर के कारण से जो है हमारे यहाँ बच्चों में परिपक्वता जल्दी आ जाती है। इसके कारण से जो है वो हमारे यहाँ जनसंख्या भी ज़्यादा है। तो खैर वो अलग मसला है। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच भू आकृतियां जलवायु के कारण अनेक मृदाएं विकसित हुई हैं। वन मृदाएं कहाँ पाई जाती हैं? जाहिर सी बात है, वन मृदाएं मतलब वनों के कारण से पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पर्याप्त वन उपलब्ध हो वहाँ वन मृदाएं पाई जाती हैं। मृदा अपरदन क्या, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन क्वेश्चन होगा अगर आता है तो। मृदा अपरदन क्या है? मृदा के कटाव एवं उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। तो आप इसको दूसरी भाषा में ये भी लिख सकते हो कि हमारी जो भूमि होती है, भूमि के ऊपर जो है वो उपजाऊ मृदा पाई जाती है जिस पे हम खेती करते हैं। उस उपजाऊ मृदा की परत का उधर से हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। उपजाऊ मृदा कैसे हटेगी? या तो हवा से उड़ जाए, या पानी आ गए बाढ़ आ जाए तो उसके कारण से बह जाए। तो उपजाऊ मृदा का हट जाना जो है वो मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा के कटाव मतलब कि उधर से हट जाना, जहां पर मृदा है वो उसको हट जाना, और उसके बहाव मतलब पानी के साथ बह जाना। ये दो कारण ही सबसे ज्यादा है जिसके कारण से हमारी जो उपजाऊ मृदा है वो हट हट जाती है उधर से। तो मृदा अपरदन किसका है? जो हमारी उर्वरक क्षमता वाली मृदा है, पोषक तत्वों वाली मृदा है, उसका वहां से हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। लाल मृदा का रंग लाल क्यों होता है? लोह ऑक्साइड के कारण से। काली मृदा वाले दो राज्यों के नाम बताओ। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा। तो मध्य प्रदेश भी लिख सकते हो उसमें, गुजरात भी लिख सकते हो। मध्य प्रदेश, गुजरात जो है, महाराष्ट्र। सौराष्ट्र मतलब कि गुजरात। मालवा मतलब कि ये राज्यों का नाम पूछा है, ये राज्य कहाँ से आ गया? मालवा, मालवा क्षेत्र जो है वो इंदौर का क्षेत्र कहलाता है। तो इसको हम जो है वो मध्य प्रदेश में गिनेंगे। जलोढ़ मृदा के प्रकार बताइए। दो प्रकार की होती है, बागर और खादर। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, पुरानी जलोढ़ मृदा जिसको हम बागर बोलते हैं, नई जलोढ़ मृदा जिसको हम खादर बोलते हैं। तो ये नई बात पता चल रही है। पुला बागर में अगर आप जलोढ़ मृदा पढ़ोगे चैप्टर में तो मिल जाएगा मेरे ख्याल से। लेकिन अभी तक किसी बच्चे ने टच नहीं किया इस बात पे। एक बार मैं चैप्टर में दिखा देता हूँ, जहाँ पर आया वहाँ पर 100% जिक्र आया होगा कि जो हमारी जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा कौन सी होती है? जो नदियों के किनारे होती है। आज दिन भर में शायद ये कैमरा नाटक करने वाला है तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, आवाज़ आ रही होगी, उस पर ध्यान दीजिएगा। मेरे ख्याल से मेरे लैपटॉप का कैमरा जा चुका है, इसलिए ऐसा हो रहा है। खैर, जहाँ जलोढ़ मृदा आई है वहां पर पक्के में इसके बारे में होगा कि दो प्रकार की होती है। सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा ही है हमारे यहाँ। देखो, कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार की होती है, पुराना जलोढ़ और नया जलोढ़। बागर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है, और खादर मृदा में बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की ज्यादा ज्यादा मात्रा होती है, और खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं। तो ये भाई साहब याद होना चाहिए। आया है तो आयु के आधार पर जो पुराना जलोढ़ होता है और जिसको हम बांगर बोलते हैं, नया जलोढ़ होता है जिसको हम खादर बोलते हैं। तो पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बांगर और खादर, ये देखो वो है, मतलब जैसे आई कैची वर्ड बोलते हैं और टीचर को ये बड़े पसंद आते हैं पेपर बनाते समय। बांगर और खादर, तो ये क्या कर देते हैं, ये जो हमारे नियमित रेगुलर स्टूडेंट होते हैं ना, रेगुलर स्टूडेंट ही पढ़ते हैं इतनी डीप में। और जो प्राइवेट होते हैं वो केवल परीक्षा दिन पढ़ के आते हैं, उनको केवल पास होना रहता है। तो रेगुलर और प्राइवेट के कारण से जो है वो टीचर ऐसे क्वेश्चन ढूंढते हैं
रेगुलर वाले जो है ताकि बच्चे रेगुलर जो बुक पढ़ रहे हैं उनको फायदा हो, खादर और बागर वो लिख सके। कुछ नहीं है, जलोढ़ मृदा ही है। जलोढ़ मृदा के दो प्रकार है उनके आयु के आधार पर। जो पुराने टाइप की होती है उनको बागर बोलते हैं। जो ज्यादा पुरानी नहीं है, नई जलोढ़ मृदा है, उसको हम खादर खादर बोलते हैं। इसमें कणों का आकार थोड़ा सा बड़ा होता है, इसमें महीन कण पाए जाते हैं, बस सिंपल सी बात है ना। तो रेगुलर स्टूडेंट को फायदा होता है इससे, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आई कैची वर्ड ढूंढते हैं गवर्नमेंट टीचर, मतलब पेपर बनाने वाला। भूमि निम्नीकरण की समस्या सुलझाने के लिए एक उपाय लिखिए। तो एक उपाय लिखना था, नियमित पशुचारण। पशुचारण पर नियंत्रण करेंगे तो हम भूमि निम्नीकरण को रोक सकते हैं। इसके अलावा अधिक सिंचाई करने से भी बचा जा सकता है, वो भी एक उपाय है। किन राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है? तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ऐसे क्वेश्चन लिखना नहीं होते हैं, बस एक बार नजर के सामने से आ जाए ना तो वो याद रहते हैं। मृदा निर्माण के 3 कारकों की व्याख्या कीजिए। 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 या 5 अंक वाले क्वेश्चन, इतने बड़े नहीं आ सकते, लेकिन आपको पता होना चाहिए मृदा कैसे बनती है। लाखों वर्षों की प्रोसेस है, हजारों लाखों वर्षों की प्रोसेस होती है। पत्थर टूटते हैं, टूट के धड़कते हुए नदियों के साथ आते हैं, तो वो घिसते जाते हैं जिससे रेत बनती है, और फिर वही रेत जो है धीरे धीरे मिट्टी में कन्वर्ट होती है। और फिर वो उधर के उस स्थान के हिसाब से जो खनिज वहां पर मौजूद होते हैं उसके हिसाब से अलग अलग प्रकार की मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो पता होना चाहिए। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, जैव और अजैव। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव प्रकार के होंगे। और किसी को भी दिक्कत हो रही है क्या? मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही हो? प्रतीक्षा, अगर अभी भी स्क्रीन नहीं दिख रही है ना तो थोड़ा सा ये स्लाइड करा कर, हो सकता है स्लाइड करने से जो है वो विजिबल हो जाए स्क्रीन, है ना। बार बार ज्वाइन करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही, थोड़ा सा रोटेट कर, उंगली से इसको स्वाइप कर, तो हो सकता है स्क्रीन चेंज हो जाए और दिखने लगे वो। कुछ लगातार देखते रहा करो कौन से ऑप्शन से क्या हो रहा है ना। जलोढ़ मृदा की विशेषताएं बताइए। इसमें रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। मृदाओं की पहचान कणों के आधार पर होती है। आयु के आधार पर खादर और बांगर प्रकार की होती है। भारत में भू संसाधनों का वर्णन करो। मैदान, पर्वत और पठार, इतने ऐसा नहीं आ सकता। महाराष्ट्र की मृदा किस उसमें आती है? नहीं। संसाधनों के प्रकार ये जरूरी है, मैंने कल भी बता दिया इसको। एजेंडा 21 का उद्देश्य, इसका निम्नलिखित उद्देश्य है सतत पोषण। अच्छा, इसी में आता है ना एजेंडा 21। क्या है एजेंडा 21? यह एक घोषणा घोषणा है जो कि 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में राष्ट्राध्यक्ष द्वारा की गई थी। एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या है? सतत पोषणीय विकास को आगे बढ़ाना। हम विकास ऐसा करें जिसके कारण से पर्यावरण पर असर ना हो, उसका उद्देश्य ये है। और उन्होंने बोला था कि हर एक देश अपने अलग अलग स्तर की सरकार पर अपना एजेंडा 21 विकसित करे, ताकि संसाधनों का सतत पोषणीय विकास हो सके। तो एजेंडा 21 में सबसे जो कैची वर्ड होंगे, मतलब जो कैची वर्ड दूसरी बार यूज किया मैंने, जो वर्ड होंगे जो टीचर देखना चाहेगा वो देखना चाहेगा ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जो हमारा पृथ्वी सम्मेलन था उसमें हुई थी, और काय की बात हुई? सतत पोषणीय विकास की। ये पॉइंट देखना चाहेगा टीचर इसके आंसर में, बच्चे को पता है कि नहीं, है ना। संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है? तो क्योंकि जाहिर सी बात है संसाधन खत्म हो जाएंगे। अगर ज्यादा यूज करेंगे तो पर्यावरण को भी नुकसान होगा, है ना। तो आगे उसकी उपलब्धता बनाए रखने के लिए हमको सही तरीके से उसका यूज करना जरूरी है। तो नियोजन मतलब प्रबंधन, मैनेजमेंट कैसे किया जाना चाहिए। तो वही अगला क्वेश्चन है, संसाधन नियोजन के चरण क्या है? पहला 3 चरणों में होता है। पहला, पहचान करना, उनकी तालिका बनाना। सर्वे करना, मानसिक संसाधनों की गुणवत्ता को मापना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, संसाधनों का नियोजन किस प्रकार किया गया है भारत में। इसमें 4 चरणों में लिख दिया उन्होंने, बुक में 3 चरणों में है। तो अगर ये वाला क्वेश्चन अगर परीक्षा अध्ययन है, परीक्षा बोर्ड लेके बैठे हो तो उस पर टिक कर लेना कि संसाधनों का नियोजन किस प्रकार से किया जाता है। नियोजन मतलब मैनेजमेंट। भारत में नियोजन कैसे करते हैं मैनेजमेंट? सबसे पहले पता करते हैं कौन सा संसाधन है, उसकी तालिका बनाते हैं, फिर उसके बाद उसका मापन करते हैं, मानचित्र बताते हैं कि सर्वेक्षण किया जाता है कि कौन कौन से क्षेत्र में वो उपलब्ध है वो संसाधन। उसके बाद जो है उसकी तकनीक विकसित की जाती है, कौशल और उसका ढांचा तैयार किया जाता है, मतलब उसके लिए संस्था बनाई जाती है कि उसको कैसे हम निकालेंगे, कैसे यूज करेंगे, उसके लिए एक संस्था बनाई जाती है। उसके बाद राष्ट्रीय विकास योजना, और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। संसाधन विकास योजना है, और मतलब संसाधन कितनी मात्रा में है और उसका राष्ट्र पे क्या असर पड़ रहा है, उसके लिए समन्वय स्थापित किया जाता है कि भाई जो संस्था बनाई है उसने सब कुछ कर लिया है, अब उसका इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं देश के निर्माण में। वो चौथा चरण है। संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यकता। तो ये भी एक संरक्षण वाला एक क्वेश्चन बुक में ही है।
तो वो तो आप कर ही लोगे उसमें। संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है करके क्वेश्चन आता है। प्रतिभूमि क्या होती है? वर्तमान पार्टी जहाँ कृषि जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम खेती से ना की गई हो। वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य पार्टी भूमि। पार्टी भूमि क्या है भाई? शुद्ध बोया गया क्षेत्र। खैर जाने दो। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अम, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख भी लो उसको कहीं पर। अगर आप देखना चाहते हो तो याद रखना इस चैप्टर के प्रमुख पॉइंट हैं। पहला तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे संसाधनों के कितने प्रकार हैं, है ना। वो पता होना चाहिए, उस पर एक क्वेश्चन बन सकता है, कॉमन क्वेश्चन होगा अगर आता है तो। फिर उसके बाद 2 नंबर का एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, एजेंडा 21। ये पूरे प्रकार हैं संसाधनों, सबके बारे में पता होना चाहिए। सतत पोषणीय विकास भी उसी से रिलेटेड है, एजेंडा 21 से। सतत पोषणीय विकास क्या बोलता है भाई साहब? सतत पोषणीय विकास बोलता है कि हम संसाधनों का उपयोग करें लेकिन पर्यावरण के प्रतिकूल ना हो वो चीज, पर्यावरण के अनुकूल प्रभाव पड़े, उसके पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। उसी के आधार पर एजेंडा 21 किया गया था। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ब्राजील के शहर रियो में। रियो लिख देना, रियो डी जेनेरो पूरा याद ना रहे, रियो लिख देना केवल। रियो भी बोला जाता है उसको। रियो में हुआ था, उसमें डिसाइड किया गया कि एजेंडा 21 हमको जो है वो लागू करवाना है। तो सभी देश और अपनी सभी सरकारें जो है, स्थानीय सरकार तक, उसमें अपना एजेंडा 21 तैयार करें, जिसके तहत हम ये तय करेंगे कि संसाधनों का सतत पोषणीय विकास किस प्रकार से किया जाए, सही तरीके से यूज कैसे किया जाए, उस पर आधारित था। उसके बाद संसाधन नियोजन का जरूरी है। यहाँ पर देखो 3 पॉइंट आए थे, तालिका बनाना उनका। दूसरा इसमें क्या करा उन्होंने, जो अभी देखा था आपने, इसी को 2 पॉइंट में कर दिया, एक और उसके बाद दूसरा, इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानचित्र बनाना। दूसरा पॉइंट इसको कर दिया, तीसरा इसको कर दिया, चौथा इसको कर दिया। तो भारत में नियोजन, संसाधनों का नियोजन किस प्रकार से किया जाता है, क्वेश्चन अच्छा है, होना चाहिए तैयार। उसके बाद भू संसाधन, संसाधनों का संरक्षण जरूरी टॉपिक है कि संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। जाहिर सी बात है भाई, 2-3 पॉइंट में लिख सकते हो। अगर संरक्षण नहीं करेंगे, अतिदोहन करेंगे तो पर्यावरण को नुकसान है। दूसरा, हमारे आने वाली पीढ़ी को नहीं मिलेगा वो वाला संसाधन यूज करने के लिए। तो ये इसलिए संसाधन 2 नंबर में आएगा, 2 पॉइंट लिख दोगे काफी है। अ, उसके बाद ये 2 नंबर में इसमें बहुत कम है चांसेस को। अगर ऑब्जेक्टिव आता तो मैं यहाँ पर बोलता क्लब ऑफ रोम के बारे में यहाँ, लेकिन ऑब्जेक्टिव आना नहीं है। उन्होंने सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सतत पोषण विकास के बारे में बताया था, बुक लिखी थी। भारत में भू उपयोग के प्रारूप नहीं, भूमि निम्नीकरण अगला टॉपिक है, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। तो भूमि निम्नीकरण क्या है? भूमि निम्नीकरण, भूमि के ज्यादा उपयोग से, मिट्टी के ज्यादा उपयोग से भूमि के पोषक तत्वों में कमी आ जाती है, उसे हम भूमि निम्नीकरण कहते हैं। तो वो किस कारण से हो सकता है? ज्यादा सिंचाई करने से हो सकता है, ज्यादा गहन कृषि करने से भी हो सकता है, और अति पशुचारण से भी हो सकता है। भूमि की कमी आ सकती है। तो ये 3 कारण है जिससे भूमि में कमी आती है। मृदा संसाधन, तो फिर उसके बाद आएगा काली मृदा के बारे में। जलोढ़ मृदा सबसे महत्वपूर्ण है। कहाँ पाई जाती है, कौन कौन सी फसल उगती हैं, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके प्रकार क्या है। तो कहाँ पाई जाती है? जो भी हमारा उत्तरी एरिया है, आप जो हमारे नदियों का मैदानी इलाका है, जैसे गंगा यमुना से घिरा हुआ हमारे मैदानी इलाका, जिसको हम राज्यों के नाम भी लिख सकते हैं, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये वाले एरिया में जलोढ़ मृदा बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। कौन कौन से इसमें वो होते हैं, तत्व होते हैं, तो इसको बाद में आएगा ये। और जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। और इसमें एक और चीज, ये देखो ये लिखा हुआ है जलोढ़ मृदा, ये हमारी ग्रीन वाली जो है जलोढ़ मृदा है ना। ग्रीन वाली है, एक ही कलर है यार, काली मिट्टी है ये। ये एक ही कलर है क्या? अलग अलग कलर दिख रहा है यार मेरे को। ये जलोढ़ मृदा है और ये काली मिट्टी है, हाँ। तो जलोढ़ मृदा हमारी जो है, अगर स्टेट वाइज बात करो तो हमारा पंजाब, हरियाणा, ये वाले एरिया में जलोढ़ मृदा है। ये हमारा कुछ राजस्थान का इलाका भी है यहाँ पर। मध्य प्रदेश का भी इलाका दिख रहा है थोड़ा सा। यहाँ हमारा उत्तराखंड तो यहाँ पर है। ये हमारा उत्तर प्रदेश वाला इलाका है, उत्तर प्रदेश यहाँ तक है। उत्तर प्रदेश के बाद जो है उत्तर प्रदेश, दिल्ली,
पंजाब, हरियाणा, बिहार, थोड़ा बहुत झारखंड का इलाका और यहाँ हमारा पश्चिम बंगाल। तो ये वाला इलाका है। सेवन सिस्टर्स के नाम मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है जहाँ तक है। ये वाला इलाका जो है, नहीं कंफ्यूजन है, गलत नहीं बोलूंगा। कितने प्रकार की होती है? आयु के आधार पर दो प्रकार की, भांगर और खादर। भांगर में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है। इसमें जो है महीन कंकड़ पाए जाते हैं, तो कण महीन कण पाए जाते हैं नई वाली मृदा में। पुरानी मृदा में ज्यादा ग्रंथियों की मात्रा, ग्रंथि मतलब अ, कंकड़ी बोल सकते हो आप। इसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान है? पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। कौन सी फसल उगाई जाती है? गन्ने, चावल और गेहूं के लिए अच्छी होती है। फिर उसके बाद काली मृदा, सेम जो अभी मैंने जलोढ़ मृदा के बारे में बताया, काली मृदा के बारे में पता होना चाहिए। बस दो ही इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है। लाल लेटेराइट मृदा जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वन मृदा अभी आ गया था एक क्वेश्चन, वन मृदा किसे बोलते हैं? पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। मरुस्थलीय मृदा कौन सी होती है? कहाँ पाई जाती है? आपको पता होगा, मरुस्थल है तो जाहिर सी बात है जहाँ हमारे यहाँ रेगिस्तानी इलाका है वहाँ पाई जाएगी। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है मृदा अपरदन और संरक्षण। कॉमन क्वेश्चन होगा अगर इस पे मृदा अपरदन। भूमि निम्नीकरण में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, और मृदा अपरदन में मृदा की परत हट जाती है। उसको संरक्षण कैसे किया जा सकता है? तो हमारा सीढ़ीदार खेती कर कर, समूच जुताई कर कर, है ना। तो ये टॉपिक है जिसमें आपको ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया एक बार। और अगर मैं चैप्टर के क्वेश्चन की बात करूं तो जैव अजैव, पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोकने के उपाय, किस प्रकार की मृदा पाई जाती है डेल्टा और डेल्टाई क्षेत्रों में, तीन राज्य जिसमें काली मृदा पाई, सभी होगा इंपॉर्टेंट भाई। प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास से संसाधनों का उपयोग क्यों हुआ है? लेकिन 2 नंबर के हिसाब से बहुत कम है इसमें, इसलिए मैंने बीच से बता दिया। क्वेश्चन पता होना चाहिए, सीधी सी बात। चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप मन से लिख सको, और एग्जैक्टली आंसर भी इसलिए करवाए हुए हैं ये वाले कि मन से लिखना आ सके आपको। अगर आपसे कोई बोले कि भूमि निम्नीकरण क्या है, देखो भूमि निम्नीकरण यहाँ दिख ही नहीं रहा है, कहीं पर भी भूमि निम्नीकरण नहीं दिख रहा है। तो भूमि निम्नीकरण अगर आ गया तो आपको पता होना चाहिए भूमि निम्नीकरण मतलब पोषक तत्वों की कमी आ जाना। किन कारणों से आती है? 3 कारणों से, अत्यधिक सिंचाई करने से, अत्यधिक पशुचारण करने से, और अधिक गहन कृषि करने से भूमि निम्नीकरण हो सकता है। संरक्षण के उपाय, ये तीनों चीजें कम कर दो। अब उसके बाद जैव अजैव संसाधनों के प्रकार, नवीकरणीय अनवीकरणीय के प्रकार, वो सभी प्रकार बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, इजी भी है और ज्यादा टफ नहीं है, एक बार पढ़ने पर आप मन से लिख सकते हो उदाहरण सहित। अम्म, फिर उसके बाद जो है और क्या, एजेंडा 21 क्या है? अब इतना कैची वर्ड है भाई, वो आ सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। सतत पोषणीय विकास किसको समझते हो आप? वो पता होना चाहिए। तो इसलिए ये तो करो ही आप, क्वेश्चन जो बुक के हैं सबसे पहले प्रायोरिटी इन पे ही देना चाहिए। लेकिन इसके बाद एक बार चैप्टर भी देख लो भाई, है ना। और अगर ये क्वेश्चन उसमें नहीं मिल रहे हैं, आप यकीन मानो परीक्षा दिन में मिल जाएंगे ये क्वेश्चन। बस लिखने का तरीका अलग होगा, मैंने समझा दिया है। उसमें से अगर आपको लगता है कि मैंने जो समझाया है और उसमें जो आंसर लिखा हुआ है आपको बिल्कुल डिफरेंट है, वो तो कौन सा करें, तो एक बार वो चीज़ मेरे से कंसल्ट कर लो कि आपने इसका आंसर ये बताया है और इसमें तो ऐसा लिखा हुआ है कि सही लिखा है, क्योंकि कई चीज़ें परीक्षा अध्ययन में गलत दी रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें गलत रहती हैं उसमें। इसलिए एक बार उसको क्रॉस चेक कर लो जो मैं बता रहा हूँ परीक्षा ढंग से, केवल पढ़ना ही तो है, देख लो एक बार। उसके बाद यदि मैं बात करूँ अगले चैप्टर की, तो अगला चैप्टर हमारे लिए जो है, मेरा कैमरा यार। चलो पहला चैप्टर हो गया, वन और वन्यजीव संसाधन हो गया। जल संसाधन में एक ऑब्जेक्टिव है, देख ले रहे हैं अभी वो भी ऑब्जेक्टिव। कृषि के बारे में बात कर चुके हैं अपन। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन शायद देख चुके हैं, सबसे पहले देखा था। विनिर्माण उद्योग, ये बचा हुआ है 2 नंबर का एक क्वेश्चन। और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, ये 2 चैप्टर बचे हुए हैं। पहले इनको देखते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव वाला जल संसाधन देख लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। जल संसाधन देख लेते हैं आज, मेरे ख्याल से नया चैप्टर कल देखेंगे। जल संसाधन का ऑब्जेक्टिव निर्धार देते हैं, 3 मिनट 6-7 मिनट है। तो जल संसाधन देख लेते हैं, कौन सा चैप्टर है? 3।
ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, जो भी चीजें पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है वो भी देख लेते हैं। मुख्य बिंदु, नीचे जल संसाधन अभ्यास आ गया क्या? नहीं, मुख्य बिंदु पहले पढ़ते हैं ताकि ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाए चैप्टर में है किस बारे में। विश्व में जल के आयतन का 96.5% भाग महासागरों में तथा केवल 2.5% अलवणीय जल है। अलवणीय जल मतलब पीने योग्य जल है, बाकी 96.5% भाग जो है लवणीय जल आता है। लवणीय जल किसको बोलेंगे? जो समुद्र में पाया जाता है, उसमें लवण की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, पी नहीं सकते। केवल 2.5% प्रतिशत भाग अलवणीय जल है, इसे ही पिया जा सकता है। भारत की अधिकतर नदियां, विशेषकर सरिताएं, प्रदूषण के कारण जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो चुकी हैं। विशेषकर सरिताएं मतलब कि अधिकतर नदियां, विशेषकर सरिताएं। यार सरिता नदी का ही पर्यायवाची है। नदी बेसिन, मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र। एक मेन रिवर रहती है और इसके साइड में छोटी छोटी उसकी सहायक रिवर होती हैं जो उसके साथ बहती हैं। तो इसके द्वारा सिंचित क्षेत्र, आप देखो ये नदी यहाँ बह रही तो इतने एरिया को सिंचित करेगी करीबन, ये नदी यहाँ बह रही तो इतने एरिया को सिंचित करेगी, ये मेन नदी यहाँ बह रही तो इतने एरिया को सिंचित करेगी। तो ये वाला एरिया जो है नदी का बेसिन कहलाता है। जितने एरिया तक उनका प्रभाव जाता है, उसकी नहरें जाती हैं। मतलब एक तरह से ये बोले ना, अगर बाढ़ आएगी तो बाढ़ में कितनी इसके आजू बाजू का कितना एरिया कवर होगा, वो सब नदी बेसिन का निर्माण करते हैं, है ना। और उससे भी ज्यादा होता है एक्चुअली में, बाढ़ तो बहुत कम एरिया में आती है। सिंचाई के लिए नहरें बहुत लंबी लंबी होती है, तो ये पूरा एरिया जो है इसका बेसिन कहलाएगा, बेसिन। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाने के विरोध में चला गया आंदोलन। इसकी एक नेत्री है जिनका नाम क्या है, कोई बताएगा मुझे? नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री का नाम, नेत्री मतलब नेता, बहुत फेमस नेता है, शायद नाम पता होना चाहिए। मेधा पाटकर, बहुत फेमस है मध्य प्रदेश की पर्यावरण विधायक, मेधा पाटकर। क्यों? नर्मदा बचाओ आंदोलन में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, इनके नेतृत्व में ये चलाया गया था। क्यों किया था नर्मदा बचाओ आंदोलन? सरदार पर सरोवर बांध की लंबाई जो है सरकार बढ़ाने की सोच रही थी, बढ़ा दे, ताकि ज्यादा पानी स्टोर हो सके। ज्यादा पानी स्टोर हो सकेगा तो ज्यादा बिजली बनाई जा सकेगी साल भर में। लेकिन वहां के लोगों ने, बांध का अगर 1 फुट भी बढ़ता है ना तो जो डूब क्षेत्र होता है ना बांध के आसपास का, वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो जिन लोगों के खेत थे वो डूब क्षेत्र में आ रहे थे उसके बनने के कारण से, उन्होंने जल जल सत्याग्रह घोषित कर दिया था। कई लोग तो जो है वो कई दिनों तक पानी में खड़े रहे, ठंड मतलब रात भर दिन भर ऐसे खड़े रहे, बेचारों के पाँव ऐसे फूल गए थे बहुत बुरी तरह से, नर्मदा बचाओ आंदोलन में। अगर आप उसके वीडियो देखोगे ना, अभी भी उसके शायद वीडियो होंगे। अभी भी चल रहा है ये आंदोलन। उन्होंने बढ़ा दिए सरकार ने, लेकिन ये लगातार जो है वो बेचारे वो लोग करते रहते हैं। ये है मेधा पाटकर। इनके कई वीडियो आए थे जिसमें बेचारे बच्चों मतलब जो लोगों ने आंदोलन करा था उनके पैर तक पूरे फूल गए थे। तो ये डैम के हाइट बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी है ये आंदोलन, गुजरात में भी है। मैं अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मुझे मालूम है ऐसी चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं होता है, लेकिन भाई हमारी कुछ सीमाएं हैं 10वीं के बोर्ड को लेकर। पॉलर पानी, राजस्थान के कुछ भागों में वर्षा का सबसे शुद्ध रूप पॉलर पानी है। भूमिगत जल, मृदा के नीचे बिछे हुए शैल आस्तरण छिद्रों और पत्थरों परतों में एकत्र होने वाला जल। तो मतलब भूमि के नीचे जो है वो पत्थरों के बीच में एकत्र होने वाला। वर्षा जल संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल विद्युत, जल प्रपात, बांध, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। नदियों पर बांध बनाकर एक बार में अनेक उद्देश्यों को प्राप्त करना बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वे कंपनियां जिनके उद्योग या व्यापार एक से ज्यादा देशों में होती है उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां बोलते हैं। बांस ड्रिप सिंचाई, तो नदियों झरनों के पानी बांस से बने पाइप के माध्यम से एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाना और सिंचाई करना बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र कहलाता है।
अच्छा है, ये तो चैप्टर के क्वेश्चन है, तो मेरे ख्याल से ये तो आप कर ही लोगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक अंक वाले क्वेश्चन। विश्व में जल का आयतन का कितने प्रतिशत अलवणीय है? तो 2.5%। अलवणीय जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो सतही जल, भूमजल जो है वो हमें मतलब जो बोरवेल से पानी निकलता है, सतह पे जल तालाब और झरनों के रूप में है, उनसे हमें अलवणीय जल प्राप्त होता है। जवाहरलाल नेहरू ने बांधों के महत्व को विषय में क्या कहा था? आधुनिक भारत के मंदिर बोल दिया था उन्होंने बांधों को। किन्हीं दो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम बताओ। भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर बनी है, हिमाचल प्रदेश में, सबसे बड़ा डैम है ये। हीराकुंड परियोजना महानदी पर बनी हुई है, डायग्राम भी बना हुआ है। मध्य प्रदेश में कौन सी है? मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर इंदिरा गांधी अ, बहुउद्देशीय परियोजना का नाम है, वो खंडवा में बनी हुई है। खंडवा में डैम बना हुआ है, ओमकालेश्वर डैम में, मतलब ओमकालेश्वर जहाँ पर है वहां पर है वो इंदिरा गांधी सागर परियोजना। मैं नाम भूल रहा हूँ। इंदिरा गांधी डैम, एमपी। पूरा नाम पता चल, इंदिरा सागर डैम। इंदिरा सागर डैम बोलते हैं, तो ये अपने मध्य प्रदेश की है। और तवा डैम भी लिख सकते हो, वो भी वही मध्य प्रदेश की है। वही बहुउद्देशीय परियोजना के विरुद्ध चलाए गए दो आंदोलन, पहला नर्मदा बचाओ आंदोलन, दूसरा टिहरी बांध आंदोलन। बांध क्या होता है पता है? टांका क्या होता है? पीने के पानी का एकत्रित करने के लिए भूमिगत टैंक को टांका कहा जाता है, राजस्थान में बनते ज्यादा। पॉलर पानी क्या होता है? वर्षा जल के क्षेत्र में पॉलर पानी कहा जाता है। वर्षा जल के क्षेत्रों में, मतलब वर्षा के जल को इकट्ठा करना पॉलर पानी कहलाता है, और इसको प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। पॉलर पानी को प्राकृतिक जल का सबसे शुद्धतम रूप। किस राज्य में हर घर में छठ वर्ष जल निर्माण करना आवश्यक है? तमिलनाडु में। वैसे है कहाँ पर अभी? राजस्थान में ऐसा है। मेघालय में नदी और झरनों के जल प्रयोग का किस प्रकार द्वारा पौधों की सिंचाई की जाती है? बांस और ड्रिप प्रणाली के द्वारा। भोपाल झील का निर्माण कौन सी सदी में हुआ था? ये भी क्वेश्चन है उसमें। प्राचीन जल में जलीय कृतियों का प्रमाण कहाँ मिले? कलिंग नगर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव दिखाना है। इसको यहीं रोक रहा हूँ, कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अ, अभी एक बार फिर से ज्वाइन करो ताकि कुछ और देख सकें। एक बार फिर से ज्वाइन करो फटाफट।